तो आज की वीडियो स्टार्ट होने वाली है हमारी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो अक्टूबर में एग्जाम हुए थे 20 शिफ्ट हुई थी। तो आज की हमारा जो शिफ्ट है वो हम 17 है ना 17 अक्टूबर की तीनों शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपके 20 क्वेश्चन आते थे जीएस से, है ना। एक दिन में 3 शिफ्ट होती थी, तो हम तीनों शिफ्ट के 60 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था। तो भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था। तो इसका आंसर आपका होगा यहाँ पे 4 यानी कि अरुणाचल प्रदेश। किसमें कम था? अरुणाचल प्रदेश में। देखो अगर हम बात करें कि सिक्किम जो है वो इसमें सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस शहर में एचएमटी की इकाई स्थित है। किस शहर में एचएमटी की इकाई स्थित है। अब आप समझ रहे होंगे कि एचएमटी होता क्या है। तो एचएमटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। क्या होती है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स। इसकी जो इकाई है वो किस शहर में स्थित है। तो इसका आपका आंसर होगा यहाँ पे पिंजौर, यानी कि सेकंड ऑप्शन। अब पिंजौर जो है वो हरियाणा में है। कहाँ पर? हरियाणा में एक जिला है पंचकुला, वहाँ पे एक ये शहर है पिंजौर। देखो यहाँ पे जो पिक्चर लगी हुई है ये यहाँ पे मुगल गार्डन के लिए पिंजौर फेमस है। मुगल गार्डन और एचएमटी की इकाई के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है हमारा पॉइंट है कि पिंजौर जो है वो भारत के हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में स्थित एक नगर है ना। और सेकंड है कि चंडीगढ़ के करीब स्थित यह आवासीय टाउनशिप है। मतलब ये एक टाउन की तरह है ना, पूरी तरीके से शहर नहीं कह सकते, थोड़ा मतलब विलेज टाइप का होगा। समुद्र तल से 1800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? ये शिवालिक पहाड़ियों से। पिंजौर को 17वीं शताब्दी में बने मुगल शैली के पिंजौर गार्डन, जो अभी पिक्चर देखी थी आपने, वो थी यहाँ के पिंजौर गार्डन की, है ना। पिंजौर गार्डन और हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि एचएमटी के कारखानों के लिए जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, SACS का पूर्ण रूप क्या है, जो भारत में राज्य स्तर पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी थर्ड क्वेश्चन की। तो इसकी है आपकी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। स्टेट्स एड कंट्रोल सोसाइटी। आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो SACS की फुल फॉर्म याद कर लेना, स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। एड्स दिवस आपको पता है कब मनाते हैं। तो वो मनाते हैं 1 दिसंबर को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस समिति ने सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस हेतु विनियामक सुझाव दिए थे। तो कौन सी समिति ने सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस हेतु विनियामक सुझाव दिए हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा मालेगाम समिति। किसने दिए हैं? मालेगाम समिति। अब ये मालेगाम समिति क्या होती है? देखो ये एक विशेषज्ञ समिति होती है, जिसे क्या होता है आरबीआई द्वारा यानी कि फरवरी 2018 में विचार करने के लिए बनाया गया था। जैसे कि मान लो धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाएं हो रही हैं, है ना, लेखा परीक्षा की जो प्रभावशीलता है उसमें जो भी हो रहा है, डूबे जो ऋण का वर्गीकरण है ना, तो उसके लिए सुझाव के लिए किस समिति का गठन किया था? मालेगाम समिति का। तो 4 का आंसर क्या होगा? 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है हमारा, रानी की वाव 11वीं शताब्दी में निर्मित भारतीय राज्य के किस राज्य में है। तो भारत के किस राज्य में है रानी की वाव है। तो ये है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ये फेमस क्यों है? यहाँ पे एक कुआं है ना, और उसमें मतलब बहुत ही इस तरीके से उसकी वास्तुलिपि यानी कि डिजाइन की गई है कि आप सोच नहीं सकते। रानी की वाव का मतलब है कि रानी की बावड़ी, यानी कि पानी जो भरने के लिए उस टाइम पे यूज होती थी, तो वो बनाई गई है। तो इसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे नीचे कुछ लाइन है, रानी की वाव मतलब रानी की बावड़ी, विश्व धरोहर के बारे में कुछ पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, रानी की वाव रानी की बावड़ी गुजरात राज्य के पाठक में स्थित है। कहाँ पर है? पाठक में स्थित। इसका निर्माण 11वीं सदी में एक राजा की याद के तौर पर करवाया गया था। किसकी? राजा की याद के तौर पर। भारतीय उपमहाद्वीप में बावड़ियों को पानी के भंडार की प्रणाली माना जाता है, मतलब पानी को एकत्रित किया जाता था इसके थ्रू। रानी की वाव वास्तुशिल्पियों की क्षमता को दर्शाता है। यह कुआं संपत्ति के पश्चिमी किनारे पर बना है और इसमें सॉफ्ट बने हुए हैं। क्या? सॉफ्ट बने हुए हैं। इसका व्यास 10 मीटर और गहराई 30 मीटर है। कितनी? 10 मीटर और गहराई 30 मीटर। देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखेगी, ये जो पिक्चर है ना, ये यहाँ पे इस कुएं की यानी कि रानी की बावड़ी, इसमें सॉफ्ट बने हुए हैं। क्या है ये? सॉफ्ट है। कितना गहरा कुआं है, मतलब पुराने टाइम की यानी कि हम बात ही नहीं कर सकते, इतनी डिजाइन इतनी अच्छी चीजें बनाई जाती थी, अब तक चल रही हैं, और अब तो घर ही गिर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान द्वारा स्थापित न्यायिक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें आपका 4 ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। यह संपूर्ण और स्वतंत्र है। कैसा है ये? संपूर्ण और स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 7 है, कलाश्रम जो नई दिल्ली में एक नृत्य विद्यालय है, कार्यक्रम को लागू करता है। तो कलाश्रम जो नई दिल्ली में विद्यालय है, कलाक्रम को लागू करता है, तो कौन लागू करता है? तो इसका आंसर आपका होगा यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज। कौन है ये? पंडित बिरजू महाराज। इसका ऑप्शन यहाँ पे 7 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पल्लव वंश का शासक नहीं था? तो पल्लव वंश का शासक कौन नहीं था? देखो यहाँ पे नाम आपको, यहाँ ऑप्शन वैसे 3 करेक्ट है। 3 करेक्ट है ना। यहाँ पे है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, वैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें वर्धन वर्ड आ रहा है, यानी कि हर्षवर्धन है ना। हर्षवर्धन जो थे उनके पिताजी थे प्रभाकर वर्धन, जो कि न कि पल्लव वंश के शासक नहीं थे। ये किस वंश के शासक थे? वर्धन वंश के, या फिर वर्धन वंश को हम पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्यभूति वंश। यानी कि थानेश्वर की, जो हरियाणा में ही थानेश्वर है, वहाँ की राजधानी थी इनकी। प्रभाकर वर्धन याद हो गया ना किस वंश के संस्थापक थे? वर्धन वंश, या कह सकते हैं पुष्यभूति वंश के। इनके बेटे थे हर्षवर्धन थे, और क्या थे? राज्यवर्धन। 2 पुत्र थे और एक इनकी पुत्री थी राजश्री। आपने हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा कि वो जो क्या करते थे, 5 साल बाद, मतलब इलाहाबाद में जो होता था कुंभ मेला, यानी कि 5 साल बाद वो अपनी पूरी संपत्ति को दान में देते थे, पूरी संपत्ति दान में। और जो हेनसांग जो थे ना, वो हर्षवर्धन के टाइम पर ही भारत आए थे, जो कि चीनी यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 7 फरवरी 2022 को निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विवादास्पद अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए? तो किस अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए थे? तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, केरल लोकायुक्त अधिनियम 1999। कौन सा था? केरल लोकायुक्त अधिनियम 1999, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 अप्रैल 2021 से श्रम ब्यूरो द्वारा चयनित क्षेत्रों के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार और प्रतिष्ठानों के संबंधित परिवर्तनों के बारे में नियमित रूप से अपडेट प्रदान करने के लिए अरे भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण कराया गया है। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन है आपका यहाँ पे 9। क्या होगा? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, इनमें से कौन जुलाई 2021 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने हैं? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा फर्स्ट, मनसुख मंडाविया। कौन बने हैं? मनसुख मंडाविया। देखो इस ऑप्शन को याद करना बहुत ईजी है, क्योंकि मंत्री पूछे जाते हैं ना, शिक्षा मंत्री कौन है ना, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, रेलवे मंत्री कौन है। तो मैंने जिस तरीके से ये याद किया था ना, मैंने आज से 1 साल पहले ही किया था, 2021 में ये बने थे तभी। तो मुझे किस तरीके से याद है इनका नेम, कि देखो मन को सुख की प्राप्ति होती है जब हमारा जीवन, मतलब हम कैसे होते हैं? स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं ना, और अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो हमारे मन को क्या होता है? सुख मिलता है। तो उससे मैंने याद किया कि मनसुख मंडाविया क्या है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। आप देखो अपनी जो ट्रिक बनाते हैं ना, वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। किसी और की ट्रिक को हम हाँ याद रख सकते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, पर अपनी ट्रिक हमेशा याद। तो कोशिश क्या करो कि आप किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके किसी को पढ़ पाओ या याद कर पाओ। हमें क्या करना है? हमें एग्जाम क्लियर करना है, वो फिर हम चाहे अपनी ट्रिक से क्लियर करें या फिर किसी दूसरे की ट्रिक से, जो आपको इजी लगे ना वो आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, कितने खिलाड़ियों ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2021 में अर्जुन पुरस्कार जीता था? तो कितने खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट पुरस्कार जीता था 2021 में? अर्जुन पुरस्कार की बात आ रही है। तो यहाँ पे 35 खिलाड़ियों ने जीता था। कितने? 35 खिलाड़ियों ने। तो देखो 35 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? बहुत है। तो मैं कुछ इंपोर्टेंट खिलाड़ियों के नाम बता दे रही हूँ आपको, जिससे आपको वो याद हो जाए। देखो पहले तो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद जो 2021 में मिला था, वो किस किस को मिला है? तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा को मिला है, जो कि एथलेटिक है, आपको पता है, गोल्ड मेडल मिला था इन्हें ओलंपिक में, है ना, भाला फेंकते हैं। रवि कुमार जो कि कुश्ती से रिलेटेड है। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी हैं। PR राजेश जो सीरीजेस हॉकी से रिलेटेड। अवनी लेखरा पैरा शूटिंग। सुमित अंतिल जो है पैरा एथलेटिक्स हैं। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग। मिताली राज क्रिकेट की, जो मिताली राज आपको पता है ना, हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है मिताली राज। सुनील छेत्री फुटबॉल से रिलेटेड हैं, और मनप्रीत सिंह हॉकी। तो देखो जो कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे गए, उनमें से देखो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है वो पूछ लेते हैं। रवि कुमार और लवलीना बोरगोहेन। अवनी लेखरा भी पूछी गई हैं, और यहाँ पे मिताली राज भी पूछी जाती हैं, सुनील छेत्री, ये तीनों। यानी कि जो मैंने सर्कल बनाया ना, ये वाले मैंने क्वेश्चन देखे हैं एग्जाम्स में, और आपने अगर और इनके अलावा देखे होंगे तो और अच्छी बात है। वैसे जो इम्पोर्टेंट है ये आप जरूर याद कर लेना कि ये कौन से खिलाड़ी जो हैं
वो किस गेम से रिलेटेड है। अब हमारे आते हैं कि अर्जुन पुरस्कार किस किसने जीता था, तो 35 लोगों ने जीता। तो देखो ये है, तो यहाँ पे ये लिस्ट इतनी बड़ी है, पर फिर भी मैंने यहाँ पे 35 के 35 लोगों को दे दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। देखो यहाँ पे ये 35 लोगों की लिस्ट है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था 2021 में। तो 35 याद करना हमारे लिए बहुत टफ होगा, लेकिन कुछ नेम जो हमें पहले से आते हैं तो उनको और हम देख लेते हैं। वैसे आप एक बार सबको पढ़ सकते हो, तो आपको पता चल जाए कभी आ जाए एग्जाम में। तो जैसे कि अरपिंदर सिंह जो है वो एथलेटिक्स हैं, बहुत छोटा दिख रहा है। इस PDF को मैं टेलीग्राम के चैनल में अपलोड कर दूंगी, तो आप अच्छी तरीके से देख लेना। तो मैं थोड़ा जूम करके कर देती हूँ, है ना। 35 है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था 2021 में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट को देखते हैं, अरपिंदर जो सिंह है वो एथलेटिक्स हैं, है ना। सिमरनजीत कौर जो है वो मुक्केबाजी हैं, देखो कौर से आप समझ गए हो ना, ये पंजाबी होंगी पक्का। शिखर धवन जो है वो क्रिकेट, है ना। और चदलवदा आनंद सुंदरमन भवानी देवी जो है वो तलवारबाजी से। हाँ, मैंने इसको भवानी से याद किया था, मतलब माँ काली के हाथ में, है ना, वो होती है तलवार। तो इस तरीके से मुझे ये याद है कि भवानी वर्ड आएगा तो वो तलवारबाजी से रिलेटेड होंगी। 4, मोनिका जो है हॉकी, वंदना कटारिया हॉकी, संदीप नरवाल कबड्डी, हिमानी उत्तम परब मल्लखम्ब, अभिषेक वर्मा निशानेबाजी, अंकित रैना टेनिस, दीपक पुनिया कुश्ती, दिलप्रीत सिंह हॉकी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी। जो सारे सिंह वाले ज़्यादातर ये हॉकी वाले नहीं आ रहे। रुपिंदर पाल सिंह हॉकी, सुरेंद्र कुमार हॉकी, और यहाँ पे अमित रोहिदास हॉकी और वीरेंद्र लाकड़ा हॉकी से बहुत ज़्यादा हैं। और ये बाकी के 17 ये हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको आप याद कर लेना। लेकिन कुछ नेम जो आपने एग्जाम्स में देखे उनको जरूर देख लेना कि कौन से खिलाड़ी किस गेम से रिलेटेड है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लिया ना। और वैसे PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी, टेंशन मत लेना अगर नहीं लिया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है क्रियात्मक घनत्व यानी कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या है। ये क्या होती है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। हमारे इन ऑप्शनों में से इसका आंसर होगा कुल जनसंख्या पर शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र। कुल जनसंख्या पर शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्या, सेकंड ऑप्शन। वैसे आपको फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में क्या डिफरेंस लग रहा है, सेम ही है, बट यहाँ पे कृषि दिया हुआ है ना। यहाँ पे क्या है, ये कृषि, बट हमारे में सेकंड में कृषि नहीं है। तो कुल जनसंख्या अपॉन शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में मैप्स की गूगल स्ट्रीट व्यू सेवा निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की गई है। तो किस कंपनी के साथ साझेदारी की गई है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा टेक महिंद्रा। किसके साथ की गई है, टेक महिंद्रा के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 भारत में पहली बार 1948 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब आधिकारिक रूप से प्रलेखित किया गया था। तो कब प्रलेखित किया गया था, तो इसका आंसर आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन, 6 अप्रैल को हुआ था। कब, 6 अप्रैल को किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में नवीनतम भू आकृतियां कौन सी होती हैं। नवीनतम जो भू आकृतियां हैं वो कौन सी हैं, हिमालय और उत्तरी मैदान। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, हिमालय और उत्तरी मैदान है उनको नवीनतम भू आकृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है उत्पीड़ित राज्यों का महासम्मेलन कहाँ और किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो कहाँ पर ये आयोजित हुआ था, तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ब्रुसेल्स में हुआ था 1927 में। कहाँ पर, ब्रुसेल्स 1927 में क्या हुआ था, उत्पीड़ित राज्यों का महासम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो किस अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा बाल विवाह निरोध अधिनियम। क्या होगा, बाल विवाह विरोध अधिनियम कह सकते हैं इसको हम, बाल विवाह निरोध अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 19 है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधक विधेयक 2014 ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को संशोधित किया। तो किस अधिनियम को संशोधित किया था, तो इसका आंसर आपका सही होगा, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सही होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976। कौन सा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, होली का त्योहार हिंदू महीने के किस महीने में मनाया जाता है। तो होली का जो त्योहार है वो किस महीने में मनाते हैं, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा फाल्गुन। कहाँ पे, फाल्गुन। हम लोगों को हिंदी महीने याद नहीं रहते ना, यानी कि हमें इंग्लिश याद है, पर फिर भी जो गांव में रहते हैं उनको पता होगा फाल्गुन, बट मैंने तो फाल्गुन सुना है, फाल्गुन वर्ड को। तो ये जो होती है आधी फरवरी और आधा मार्च कह सकते हैं। तो होली जो है वो मार्च की स्टार्टिंग और फरवरी के लास्ट में ऐसे पड़ती है ना। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं।
देखो अब हम यहाँ पे सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन करते हैं। तो चलो, माइक्रो फाइनेंस ऋण एक ऐसा ऋण है जो डैश मुक्त होता है, किससे मुक्त होता है वो, तो यहाँ पे इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि समपार्श्व होता है। क्या होता है? समपार्श्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 14 अगस्त 2022 को लॉन्च की गई भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का क्या नाम है? तो उस लालटेन का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा रोशनी। उस लालटेन का नाम है रोशनी। ठीक है, तो ये जो है वो समुद्र के खारे पानी से बनाई गई, मतलब चलने वाली लालटेन है। इससे ये क्या है कि इसे जो लॉन्च किया था ना, वो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन रोशनी का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गदर षड्यंत्र में शामिल होने के कारण 1915 में ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे फांसी पर लटका दिया था? तो किसे फांसी पर लटका दिया था? इसका आंसर आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, करतार सिंह सराभा। किसको लटकाया था? करतार सिंह सराभा। ये इनको भगत सिंह जी के गुरु भी कहते हैं, गुरु मानते हैं भगत सिंह के, इनको करतार सिंह सराभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे भारत के नए आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, यहाँ पे अनंत नागेश्वरम। किसको क्या है? अनंत नागेश्वरम। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो देखो, बाबर ने जो शासन किया था वो किस टाइम तक किया था? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, 1526 से 1530 तक। कहाँ पर किया था? 1526 से 1530 तक। देखो, बाबर के बारे में हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। को इसका आंसर तो पता ही चल गया कि क्या है, 1526 से 1530 तक उन्होंने शासन किया था। देखो, बाबर को ना मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। किसका? मुगल साम्राज्य का। 1483 में इनका जन्म हुआ था। जो इनके पिता थे उनका नाम था उमर शेख। क्या था? उमर शेख। देखो, बाबर ने ना बहुत सारे युद्ध, मतलब 4 युद्ध हमारी इंडिया में यहाँ पे लड़े हैं। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर ही जीता था, यानी कि बाबर इन सभी युद्धों में जीता है। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 में, तो राणा सांगा के और बाबर के बीच हुआ था, तो उसमें भी बाबर की विजय हुई थी। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था उसमें भी बाबर की विजय हुई थी, वो मेदनी राय के और बाबर के बीच हुआ था। और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में अफगानों के और बाबर के बीच, उसमें भी बाबर की विजय हुई। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? कलंदर की। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए समुदायों और उनकी कुल जनसंख्या के सही प्रतिशत को निरूपित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। फिर क्या होगा यहाँ पे? फॉर हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14 और ईसाई जो है वो 2.3, यानी कि ईसाई बहुत कम है, हिंदू ज़्यादा है। क्या बना है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की गारंटी देता है? तो कौन सा आर्टिकल इसकी गारंटी देता है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा आर्टिकल 16। क्या होगा? आर्टिकल 16। देखो, आर्टिकल 16 क्या होता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित जो विषय होते हैं वो सभी नागरिकों के लिए एक समान है। ये चीज़ बताई गई है किसमें? आर्टिकल 16 में। अब यहाँ पे जैसे आर्टिकल 21 दिया, तो आर्टिकल 21 यहाँ पे संबंधित किससे? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब हम अपने प्राण, हम जीने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सुसाइड करते हैं तो ये कोई इलीगल नहीं होगा। तो ये आर्टिकल किस में है? 21 में। पर नहीं करनी चाहिए सुसाइड। हमें इतने, मतलब पता नहीं हमने कितने सारे जीवन कैसे बिताए होंगे, उसके बाद हमें ये जन्म मिला है ना। तो इस ऐसे ही इसको ऐसे निकाल देंगे, सुसाइड करके ख़त्म कर देंगे, तो फिर पर ऐसा टाइम आता है एक टाइम पे कि जब इस ऑप्शन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दिखता ही नहीं है। खैर, हम नेक्स्ट को देखते हैं। आर्टिकल 14 यहाँ पे, आर्टिकल 14 का मतलब होता है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के लिए सब समान है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, सबके लिए सेम कानून है। और आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 इसमें क्या है? इसमें है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी कि इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेगारी या फिर किसी अन्य प्रकार की जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन कानून के लिए क्या होगा? दंडनीय होगा। मतलब अगर कोई जबरदस्ती किसी पे काम करवाता है ना, मतलब ये करते हैं बहुत ज़बरदस्ती बच्चों पे काम करवाना है फैक्ट्रियों में, तो ये कानूनी अपराध है। तो मुझे लगता है आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, भारत ने 2022 क्रिकेट अंडर 19 विश्व कप ट्रॉफी जीतने के लिए किस देश को हराया था? तो भारत ने किस देश को हराया था? तो इसमें आंसर आपका होगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, यानी कि इंग्लैंड को हराया। किसको? इंग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस कथक नर्तक को वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है?
तो किसको यहाँ पे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे 4 ऑप्शन, यानी कि पुरुषोत्तम ददीच। पुरुषोत्तम ददीच को 2020 है ना कथक नर्तक के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, मुद्रा शिशु लोन के अंतर्गत कितनी राशि का ऋण जारी किया जा सकता है? मुद्रा शिशु लोन एक योजना है जिसके थ्रू कितनी राशि का ऋण दे सकते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे 4, यानी कि 50,000 रुपये तक का ऋण। कितना? 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, लगभग 3 लाख युवाओं को है ना उद्यमी बनने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अप्रैल 2021 में पीएम उम्मीद योजना शुरू की गई थी। क्या? पीएम उम्मीद योजना शुरू की गई थी। तो वो कब से कब तक की गई थी? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है वो सही होगा, 2025 से 2026। तो 11 का क्या ऑप्शन सही है? तो 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर ये कहाँ पर स्थित है? इतना सुंदर नज़ारा कहाँ का हो सकता है? वैसे उत्तर प्रदेश का तो नहीं हो सकता, सिक्किम का सोच सकते हैं, उत्तराखंड सोच सकते हैं, हिमाचल प्रदेश। फाइनल आंसर इसका उत्तराखंड होगा। क्या होगा? उत्तराखंड। जो नंदा देवी बायोस्फीयर है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। देखो इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1982 में स्थापित एक नेशनल पार्क है। क्या है? 1982 में स्थापित हुआ था, जो उत्तरी भारत में उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल जिले में नंदा देवी शिखर 7,816 मीटर के आसपास स्थित है ना। पूरा पार्क समुद्र तल से 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। बाद में इसका विस्तार किया गया और 2005 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क कर दिया गया। तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 13 है हमारा कि नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे गरीब राज्य है। तो इन 4 ऑप्शनों में से सबसे गरीब राज्य जो होगा वो कौन सा है? तो यहाँ पे है हमारा झारखंड। क्या है? झारखंड है। वैसे गरीब राज्य हम बिहार को मानते हैं ना सबसे गरीब 2011 की जनगणना, लेकिन बहुआयामी सूचकांक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग झारखंड आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार वर्ष में एक ही समय के दौरान नहीं मनाया जाता? तो कौन सा त्यौहार है जो एक ही समय के दौरान नहीं मनाया जाता? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा 4 ऑप्शन, यानी कि बोनालू। क्या है? बोनालू। देखो इस फेस्टिवल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बोनालू ये देवी महाकाली। बोनालू एक हिंदू त्यौहार है जो कि महाकाली की पूजा की जाती है इस फेस्टिवल में। बोनालू तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार जो हैदराबाद, सिकंदराबाद है ना, हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के कई हिस्सों में मनाते हैं। यह आषाढ़ महीने में अर्थात जुलाई और अगस्त में मनाया जाता है। कब? जुलाई या अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो इसका ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। 4 ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दाइमाबाद एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देखो दाइमाबाद जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका यहाँ पे है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जो हड़प्पा सभ्यता है मतलब वो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन जो हुआ था, सिंधु सभ्यता, उसका जो खुदाई की गई थी सबसे पहले 1921 में की गई थी, है ना। हड़प्पा की जो किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने करवाई थी। किसने? दयाराम साहनी ने। इसका जो एक बहुत ही फेमस जो माना जाता है वो मोहनजोदड़ो को माना जाता है। वहाँ पे एक कांसे की नर्तकी मिली थी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, अन्नागार, मोती वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो अलग अलग बहुत सारी जगह हैं, कालीबंगा, धौलावीरा वगैरह, लोथल। तो आप इनको याद कर लेना क्योंकि यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो दाइमाबाद भारत के महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के श्री रामपुर तालुका में गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। क्या है? प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है। इस स्थल की जो खोज 1958 में किसके द्वारा की गई थी? बीपी बोपाडेकर के द्वारा की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीमों द्वारा अब तक 3 बार इसकी खुदाई की जा चुकी है। कितनी बार? 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जल संभर विकास परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सा इस परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो इस परियोजना का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा 4 ऑप्शन, यानी कि जल विद्युत उत्पादन के लिए पानी उपलब्ध कराना। ये इस योजना का ऑप्शन नहीं है। हरियाली केंद्र से रिलेटेड है तो यहाँ पर पीने के पानी का संरक्षण है ना, मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए पानी उपलब्ध कराना और कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराना। तो जो 3 हैं ये इसके मतलब उद्देश्य में आ जाते हैं, लेकिन 4 वाला नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में उर्वरकों, उच्च पैदावार वाली बीजों की किस्मों और सिंचाई क्षमता का व्यापक उपयोग कब शुरू किया गया था? तो व्यापक उपयोग कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब किया गया था? तृतीय, तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, यहाँ पे तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो 18 का यहाँ पे दूसरा सही है ना। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हमारा 3 साल का अवकाश भी हुआ था, अगर आपको याद हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है, औषध उद्योगों का शुद्धिकरण योजना पर दिशा निर्देश मार्च 2022 में जारी किए गए थे। यह योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी? तो ये योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी? तो ये की गई थी रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑन 4 जून 2021 है ना, इंडियाज फर्स्ट CAR-T कार्ड कह सकते हैं, CAR-T सेल थेरेपी विच। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑन 4 जून 2021 इंडियाज फर्स्ट CAR-T सेल थेरेपी विच वाज डन एट मुंबई टाटा मेमोरियल सेंटर इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? तो ये जो है वो ब्लड कैंसर के लिए वो की गई है। क्या? ब्लड कैंसर। तो यहाँ पे हमारा ब्लड कैंसर यानी कि 3 ऑप्शन करेक्ट है 20 का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसरों पे, है ना। तो थर्ड शिफ्ट पे चलते हैं। तो अभी हमारे 20 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके लिए उतने टाइम तक और बने रहना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने 2022 और 2024 के बीच लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि के युवा पेशेवरों की प्रतिभा का उपयोग करने के उद्देश्य से एक फेलोशिप कार्यक्रम की घोषणा की थी? तो किस सरकार ने करी है? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, तमिलनाडु सरकार ने। किसने करी है ये? तमिलनाडु सरकार। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद का जन्म बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का यानी कि जन्म का जो नाम था वो क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्र भी कहते थे, तो इनका पूरा नाम नरेंद्रनाथ दत्त था बचपन का। इन्होंने क्या किया था? 1893 में, है ना, शिकागो में जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और इन्होंने किस वर्ड से संबोधन किया था वहाँ पे? भाइयों और बहनों। इनका जो जन्म है वो 12 जनवरी को 1863 को हुआ था। नेक्स्ट 4 है, भारतीय योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जो थे वो थे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। देखो 17 अगस्त 2014 को PM यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में इसका नाम भी चेंज कर दिया गया था। पहले योजना आयोग था, फिर नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है जो सबसे बड़ा एकल फूल उत्पन्न करता है? देखो इसमें कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल किसको मानते हैं? तो रिफ्लेसिया अनोल्डी को मानते हैं। किसको? रिफ्लेसिया अनोल्डी। ये क्या है? इसमें से जब इसे मतलब इसमें से जो गंध आती है ना वो उस तरीके की आती है, सड़े हुए मांस की गंध आती है। किसकी? जैसे कि कोई मांस है वो सड़ा हुआ है, उसकी जैसी गंध आती है। जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल माना जाता है रिफ्लेसिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो ये यहाँ पे म्यूजियम में यहाँ पे ये रखा हुआ है ये फूल। हम तो पता नहीं जीवन में देख भी पाएंगे इस फूल को कि नहीं रियल में, तो आप फोटो में ही देख लीजिए कि कम से कम ये तो कह सकते हैं कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा फूल देखा है ये। और ये किसी म्यूजियम में रखा गया है ब्रिटेन की, हमारे इंडिया में तो पता नहीं होगा भी कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक राजकोषीय वर्ष किसी वर्ष की कितनी तिमाहियों को कवर करता है? तो एक राजकोषीय वर्ष है वो कितनी तिमाहियों को कवर करता है? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा? 4 तिमाहियों को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन 2021 में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है? तो 2 ओलंपिक पदक किसने जीते हैं? तो इसका आंसर आपका होगा यहाँ पे PV सिंधु। पिक्चर देख के समझ गए होंगे, कुछ चीज़ें हम फोटो देख कर समझ जाते हैं क्योंकि हम उन्हें नाम नहीं पता लेकिन हमने उनको फोटो देखे हैं तो वो इमेज हमारे माइंड में सेट रहती है। तो ये हैं PV सिंधु जिन्हें कि 2 ओलंपिक मिले थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सरकार ने 9 मार्च 2022 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सरकार से जुड़ी अन्य एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए स्थापना को मंजूरी दी है। तो कौन सी स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण नियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के लिए निर्मित राष्ट्रमंडल विधेयक 1925 में भारतीयों के लिए कितने मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? तो कितने मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? तो वहां पर जब की गई थी 7 मौलिक अधिकारों की मांग। कितनी? 7। क्वेश्चन नंबर 11 है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अलारमेल वल्ली भारत की एक नृत्यांगना है, तो वो किस डांस की नृत्यांगना है? तो इसका ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तो ये तमिलनाडु का डांस है। और हमने इसे रिलेट कैसे किया था कि जो भरत है वो तमिलनाडु में रहता है और जो मोहिनी है वो कहाँ रहती है? केरल में। अब मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, तो वहाँ पर जाके भरतनाट्यम यानी कि जो क्लासिकल डांस फॉर्म थे उनको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है ये बिहार में है, तो किस राजवंश के शासकों द्वारा हुआ था? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा पाल राजवंश के शासकों द्वारा। किसके? पाल राजवंश। देखो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है ये विक्रमशिला, है ना। शिक्षा का केंद्र माना जाता है। नरेश धर्मपाल ने इसके 775 और 800 ईस्वी के बीच इसकी स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, 16वीं शताब्दी में निर्मित रंगीन महल कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस शहर में है? कर्नाटक में फेमस महल है रंगीन महल, वो किस शहर में है? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा बीदर। किस शहर में है? बीदर। कभी जाओ कर्नाटक तो देख के आओ बीदर रंगीन महल। इतनी सारी फेमस चीज़ें हैं, हम पता नहीं क्या क्या देखेंगे। देखो जी यहाँ पे कर्नाटक का पैलेस है, मैसूर पैलेस के नाम से फेमस है, बहुत बहुत सुंदर है। मैंने भी नहीं देखा आपकी तरह, ठीक है, मैं भी फोटो में ही देख रही हूँ। जब जॉब लग जाए ना आपकी तब ज़रूर जाना, तब तो आप पता नहीं कौन कौन सी जगह पे जाएंगे। इतनी अच्छी कितनी सुंदर जगह है हमारे इंडिया में। 14 है, बहुआयामी गरीब लोगों का अनुपात सबसे अधिक किस राज्य में है? तो बहुआयामी जो गरीब लोग हैं सबसे ज़्यादा वो किस राज्य में हैं? तो वो है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार। 15 क्वेश्चन है, भारत में साक्षरता दर किस आयु वर्ग के आधार पर करके निर्धारित की जाती है? तो जो साक्षरता दर है वो कितनी वर्ष से अधिक लोगों की आयु को निर्धारित करके की जाती है? तो वो 7 वर्ष से अधिक जो बच्चे हैं, मतलब लोग हैं पढ़े लिखे, उनको ही साक्षर दर उसके अकॉर्डिंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, महावीर जयंती जैन धर्म के डैश तीर्थकर की जयंती का प्रतीक है? तो महावीर जयंती वो है, वो जैन धर्म के महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थकर थे। कौन से थे? 24वें तीर्थकर, है ना। नंबर 18 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में घोषणा की कि एक पुरुष हिंदू के मरणोपरांत उसकी बेटियां पिता द्वारा विभाजन में प्राप्त स्वयं अर्जित के साथ साथ अन्य संपत्तियों को प्राप्त करने की हकदार होंगी। तो इसकी घोषणा कब की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा? तो ये की गई थी 20 जनवरी 2022 को। कब की गई? 20 जनवरी 2022 को। मतलब एक पिता की मृत्यु के बाद में जो गर्ल्स होती हैं उनको भी उनकी संपत्ति में अधिकार। पीछे भी इतना झगड़ा होता है हर फैमिली में। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोपेन की योजना के अनुसार भारत में कई प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं। किस प्रकार की जलवायु को अक्षर कोड यानी कि AS से प्रदर्शित किया जाता है? तो किस प्रकार की जलवायु को AS से प्रदर्शित करते हैं? तो वो होती है आपकी शुष्क ग्रीष्मकालीन मानसून। क्या होता है? शुष्क ग्रीष्मकालीन मानसून है, उसको AS द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की पहली AC डबल लेकर इलेक्ट्रिक बस जिसका नाम स्विच EIV22 किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो ये की गई है कंपनी अशोक लीलैंड द्वारा। किसके द्वारा? अशोक लीलैंड द्वारा। हमारे इंडिया में भी देखो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस ऐसी आ गई हैं, बहुत अमेजिंग। तो अब हमने गाइस पूरे 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अब हम नेक्स्ट यानी कि 18 अक्टूबर की GS की वीडियो जो आपको कल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। अगर आप कमेंट में भी बताना चाहते हैं कि आपको कैसी लगी तो कमेंट करके बता सकते हैं। और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, हमेशा बनाए रखना। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग ऑल ऑफ यू एंड राधे राधे।